ठीक है, क्लास हमारी 18 है आज। अब जितनी चीज़ें हम कर चुके हैं उन सबको हमें बस इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। कुछ कह रहे हो अली? कोई और कुछ कह रहा है? सर की आवाज़ आई थी कहीं से। भाई क्या आप कितने रातों से जाग रहे हो? आज जमाया या नहीं? आज तो बड़ा मज़ा आएगा प्रोजेक्ट करना है। यार गर्मी तो है। हाँ एसी ऑन किया ना, गेट तो बंद करो, एसी कूल कैसे करेगा? अच्छा जी, मैं इसकी वो थीम चेंज कर देता हूँ, थोड़ी ब्राइट कर देता हूँ। हैं? सही दिख रही है वो? तो वही लगा देना फिर, मुझसे वो उसी थीम पे काम होता है। ठीक है, कोड थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। अच्छा जी भाई, हम यहाँ पे आते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बूटस्ट्रैप, रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लिया था। ठीक है, अभी मैंने रिएक्ट बूटस्ट्रैप करवाया, लेकिन आगे मैं टेलविंड भी करवाऊँगा। ठीक है, या टेलविंड हम नेक्स्ट जेस के साथ देख लेंगे, वो वहाँ ज़्यादा अच्छी चलती है। नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट जेस में। npm run dev। ठीक है, सिंपल अपना डेव सर्वर ऑन किया है यहाँ पे हमने। लोकल होस्ट, इसे कहते हैं पोर्ट। पोर्ट आपके सर्वर को स्टार्ट करने के लिए कोई एक पोर्ट चाहिए होती है जिस पे आपका सर्वर रन होता है। ये बेसिकली एक तो होती है ये पोर्ट जो मैंने लगाया हुआ है, ये पोर्ट को ही पोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये फिजिकल पोर्ट होती है। ये होती है लॉजिकल पोर्ट्स जिस पे सर्वर रन होता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर स्पेसेस एलोकेट होती है, समझने के, जिस पे हमें रन करना होता है सर्वर, तो किसी ना किसी पोर्ट पे होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एम्प्टी क्यों आ रहा है भाई? देखते हैं, कुछ लिखा नहीं है हमने क्या इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेन डॉट जेएसएक्स आ गया हमारी फाइल, ऐप हो गया, और ऐप खाली है तो इसलिए एम्प्टी आ रहा है। हेलो हेलो यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट तो चल रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पे आके मैंने आपको कल बताया था एक थोड़ा एक समझ लें एक प्रोटोटाइप मैंने आपको बना के दी थी कि हमें एग्जैक्टली बनाना क्या है। ठीक है, तो हम उसी को दिमाग में रखते हुए अपना काम करते हैं। सबसे पहले भाई एक स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर बड़ा मैटर कर रहा होता है यहाँ पे जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, तो अब मैं ज़रा यहाँ पे आता हूँ। इस सबको ऐसे मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। एसआरसी के अंदर हमारा एक फ़ोल्डर होगा जिसका नाम है पेजेस। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे पेजेस होंगे जितना आपने पेज बनाना है। हमारी एप्लीकेशन में 2 पेज है फिलहाल, एक मिनिमल, उसमें फ़िलहाल 2 पेज हैं। याद है वाली एप्लीकेशन है तुम लोग को बनवाई, अब वो उसमें डिटेल पेज वगैरह वो सब भी है इसमें। तुमसे नहीं बना था अली भाई? वो तो सर इसमें ही बन गया था, कॉन्टेक्स्ट में सिंगल पेज तो बन गया था, रिडक्स में नहीं बना था ना? सर ये बन गया था। रिडक्स में कहाँ बना था? तुम बोल रहे थे सिंगल डिटेल पेज नहीं बना। रिडक्स में नहीं बना था, रिडक्स में नहीं रिडक्स बना में था, तो कह रहा हूँ वो नहीं बना। वो बनाना है इस दफ़ा अभी। बनाएंगे इंशाल्लाह, देखते हैं उसको। ठीक है जी, सिंपल हमारा होम पेज हो गया। ये कॉपी किए यहाँ से, ये पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैसे ये खुद ब खुद इम्पोर्ट हो गया, क्या हो गया, सब बता चुका हूँ ना आपको मैं। तो इस पर कोई कन्फ्यूजन किसी को है तो भाई पूछ लें। क्या वो भाई सेव क्यों नहीं हुआ? सही है, होम हमारा सिंपल यहाँ पे आ गया। अभी जो होम हमारा पेज है, इस होम चलें इसको बाद में मॉडिफाई और हम मज़ीद करेंगे। ठीक है, हमारा होम पेज हो गया। होम पेज के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, आके एक हेडर बनाना। अच्छा देखें, अब ये हेडर पेज नहीं है कोई, होम तो एक पेज है ना पूरा, हेडर कोई पेज नहीं है। हेडर क्या है? एक कंपोनेंट है। तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट का फोल्डर बनाएंगे। इस तरह आपने स्ट्रक्चर रखना है।
ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमारा आ रहा है कंपोनेंट्स का नाम है हेडर। सर भाई एंड हो गया क्लास अब तो। सर बाइक पंचर हो गई। चेयर लेके आ दो जल्दी से। ठीक है, ये हमारा सिंबल यहाँ पे हो गया हेडर। ठीक है, अच्छा यहाँ हमारा सिंबल पूरा हेडर होगा। इस हेडर के अंदर फिर हम फर्दर अपना काम करेंगे। इस हेडर में क्या होगा सिंपल हमारे पास, अच्छा देखें आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप लगाने की ना वजह है यहाँ पे, वरना मैं सिंपल बूटस्ट्रैप लगवा देता। बूटस्ट्रैप तो आपको आती भी है ना। रिएक्ट बूटस्ट्रैप लगाने का पर्पस ये कि वो बेसिकली बूटस्ट्रैप को बनाया गया है रिएक्ट के हिसाब से। सही है, किसने यूज़ करी है फिर यहाँ पर? तुमने तो करी है ना, आप लोगों में किसने करी हुई रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़? तो इसलिए करवाने का मकसद ये कि वो एक तो यूज़ होती है मार्केट में, ठीक है, ऐसा नहीं कि लेगेसी कोई लाइब्रेरी है, यूज़ होती है वो। एक मिनट देना जरा कॉल करके। सर कैसे हैं? आप सुनाएं। ईद से पहले मैंने बीच में 1-2 क्लास ली होगी काफ़ी जाने के बाद। यार हेल्प लेनी पड़ेगी सर से वैसे यार। सर हर रोज़ आए क्या? सर हर रोज़ आए? तो अच्छा एक और मज़े की बात, जिस तरीके से रिएक्ट बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर सेट हुआ हुआ है, मतलब जिस तरीके से रिएक्ट बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर है वही सेम स्ट्रक्चर, सेम तो नहीं कहूँगा, तकरीबन MUI और टेलविंड का भी है। टेलविंड तो नहीं है, टेलविंड तो क्लासेस हैं, MUI का है तकरीबन वही स्ट्रक्चर। MUI आपको अगर नहीं पता बता दूँ, रिएक्ट के साथ जो टॉप लाइब्रेरीज़ है ना, वो उसमें से एक MUI है। जो टॉप रिएक्ट के साथ कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी हम लगा रहे होते हैं या कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो MUI है। ठीक है, हम वो भी यूज़ करेंगे MUI भी आगे अपने फर्दर प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, या हो सकता है मैं इसी एप्लीकेशन में कोई एक चीज़ MUI के ऊपर बनवा दूँ आपसे। मेन चीज़ बस आपने रिएक्ट के फ्लो को समझना है, तो ये लाइब्रेरीज़ के ऊपर मूव करना कोई इतना मुश्किल काम होता नहीं है। सही है, अच्छा अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए यहाँ पे हेडर में, सबसे पहले मुझे एक कंटेनर फ्लूइड चाहिए। बूटस्ट्रैप सबने पढ़ी हुई है ना, यहाँ पे आइडिया तो होगा सबको अराउंड। तो एक कंटेनर फ्लूइड चाहिए। यहाँ कंटेनर फ्लूइड क्या होता है, हम जैसे अगर बूटस्ट्रैप लगा देते हम सिंपल क्या करते थे, क्लास दे देते, कंटेनर फ्लूइड की क्लास होती थी। यहाँ पे क्लास नहीं होती, यहाँ पे सिंपल क्या होता है, आपको हर चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा मैं यहाँ पे कंटेनर रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। ठीक है, अब यहाँ पे आके जो कंटेनर आपने इंपोर्ट किया है आप सिंपल उसको यहाँ पे यूज़ करोगे और यहाँ पे फ्लूइड का आप टैग दे दोगे बस। इसका मतलब ये कंटेनर फ्लूइड है, फ्लूइड हटा दूंगा तो कंटेनर बन जाएगा वो। ठीक है, इसके अंदर इतना ज़्यादा हम कुछ रखेंगे नहीं, सिंपल यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हम इसको डिवाइड करते हैं 3 के अंदर। तो अगर 3 में तोड़ेंगे तो 4 का बनेगा हमारे पास। अब कॉल्स कैसे बनेंगे, यहाँ पे एक रॉ होती है, आपको पता है, यहाँ पे फिर कॉलम होता है, रॉ और कॉलम। मुझे ग्रिड बनाना है, मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे ये करना है कि ये मेरा पूरा एक हेडर होगा, इसके अंदर 3 डिवीजन होंगे। एक में लोगो होगा, यहाँ पे बीच में नेविगेशन होगी मेरी, और यहाँ पे एक हम क्योंकि ई-कॉमर्स बना रहे हैं तो एक बकेट या इस तरह की कोई चीज़ होगी जिसके अंदर कार्ट में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कुछ भी इस तरीके से होगा यहाँ पे। अब वो किस तरीके से होता है, आपको यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा रॉ और कॉलम। ठीक है जी, हर चीज़ इंपोर्ट होगी यहाँ पे। सही है, ये आपकी रॉ हो गई और ये आपका कॉलम हो गया। अब कॉलम के अंदर मुझे डिफाइन करना है कितना कॉलम है। वहाँ पे हम सारी चीज़ें क्लास में लिख दिया करते थे, भाई कॉल LG से 3 या LG-4 MD इस तरीके से करते थे। यहाँ पे किस तरीके से होगा, यहाँ पे आप वो एज अ प्रॉप पास करोगे। लेट से मैं चाह रहा हूँ मेरी LG स्क्रीन यानी लार्ज स्क्रीन से ऊपर सब पे ऐसे याद रहे ये मिन विथ पे चलता है, मैक्स विथ पे नहीं चलता। मतलब अगर मैं यहाँ पे LG दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि LG से लेके स्मॉल स्क्रीन तक आएगा, इसका मतलब ये कि LG से ऊपर जितनी भी स्क्रीन है सब पे चलेगा मिन विथ।
क्लियर है? ये तो बूटस्ट्रैप में भी होता है, यही सेम सिनेरियो होता है। मैंने यहाँ पे सिंपल दे दिया इसको, LG से मैं चाह रहा हूँ कि भाई 4 रहे, अब यही मुझे 3 चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हम सिंपल एक डिव लेते हैं यहाँ पे। अच्छा एक और चीज़, एक अच्छा HTML का स्ट्रक्चर ये नहीं होता कि आप सारा कचरा एक ही में डाल दो। एक अच्छा स्ट्रक्चर सिंपल हमारे पास ये होता है कि आप हर चीज़ को एक डिव में रखो, सही है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक लोगो ले लिया और उसके अंदर H1 ले लेते हैं हम, माई शॉप रख देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा सिंपल एक डिव। अभी हमने ना राउटिंग पढ़ी नहीं है, अच्छा क्योंकि जैसे हम नॉर्मल HTML जैसे जावास्क्रिप्ट जब कोई वेब बनाते थे, हम वहाँ पे एंकर टैग यूज़ करके राउटिंग, मतलब हम एक वेबसाइट से दूसरे पेज में नेविगेट कर लिया करते थे, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल पेजेस होते थे, सही है। यहाँ पे मल्टीपल का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, सिंगल पेज होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे मल्टीपल पेज तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे एंकर टैग भी नहीं है। यहाँ पे हमें राउटिंग यूज़ करनी पड़ती है, डिक पैकेज हम यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी, जिससे हम राउटिंग कर रहे होते हैं अपनी पूरी एप्लीकेशन की। तो वो किस तरीके से होगी वो हम आगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो, लेकिन अभी क्योंकि राउटिंग नहीं तो अभी हम सिंपल एक URL LI रख देते हैं सिंपल यहाँ पे, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ, UL के अंदर LI, होम हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होगा ये, और एक हम पेज रख रहे हैं यहाँ पे कार्ट का, जहाँ पे हम जो आइटम्स ऐड टू कार्ट करेंगे होम पेज से, वो कार्ट पेज पे शो होंगे सारे, ठीक है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आते हैं, फ़िलहाल अभी के लिए मैं आइकन लगा दूंगा, बाद में बस एक स्ट्रक्चर रखने के लिए कि एक शक्ल बस दिख जाए। मैं यहाँ पे आके लिखूँगा कार्ट आइटम्स की एक क्लास रखी, यहाँ पे हम रख देते हैं एक H4, जिसके अंदर यहाँ पे हम रख देते हैं कार्ट और 0, सही है। इस तरीके से कुछ यहाँ पर ये आया है, इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे जो यहाँ पे UL है, इसको मैं सिंपल एक क्लास देता हूँ लिस्ट अनस्टाइल्ड, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको यहीं से आके थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं ताकि जो है वो चीज़ें हो जाएं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, इसको क्या देते हैं यहाँ पे टैग सेंटर, ठीक है। टैग्स एंड कर दो इसको यहाँ पे, सही है। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा पूरा UL है, तो इस UL को आते हैं यहाँ पे D फ्लैग्स देते हैं, और जितने भी ये H1 है ना, यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट एक मार्जिन ले रहे होते हैं, इनको हम सबको मार्जिन 0 कर देते हैं, ठीक है। इसका भी गया, इसका भी गया, और यहाँ पे ये मार्जिन आ रहा है किसका, UL का आ रहा है, यहाँ UL को भी मार्जिन 0 हुआ क्यों नहीं भाई। अच्छा ये जो हमने यहाँ पे रॉ ली है ना, इसको भी तो हमें स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रॉ पे डिस्प्ले फ्लैग्स और रैप लगा हुआ होता है, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 है और ये 4 है, जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है। और अगर अब मैं यहाँ पे आके इसके कॉल्स को थोड़ा सा कम करता हूँ, कॉल 3 अगर मैं करूँ और लेट से कॉल 2 कर दूँ, तो सेंट्रलाइज हो जाएगा ये। इसको मैं कॉल 2 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको दे देते हैं गैप 3,
फ़िलहाल इसको इतना ही रखते हैं, गैप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसका। ठीक है, फ़िलहाल इतना हमारे लिए काफ़ी एक स्ट्रक्चर रखने के लिए, सही है। इंक्रीमेंटल इसको हम करते रहेंगे। ओके, तो ये हमारा एक हेडर कंपोनेंट तैयार हो गया। इसमें कोई सवाल किसी का आई थिंक नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत सिंपल सा, मैंने कुछ भी नहीं किया, एक तरीके से यूआई बनाई है सिंपल। हाँ, क्लासेस भी लगा सकते हो, लेकिन जो अब जैसे टैग्स, जैसे जस्टिफाई कॉन्टेंट बिटवीन है, ये उसका कोई कॉम्पोनेंट नहीं बना हुआ। आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ का कॉम्पोनेंट बना हुआ है, तो वो आप यूज़ करोगे। आप सिंपल यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे ना, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। रिएक्ट बूटस्ट्रैप, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये आपको सिंपल यहाँ पे आ गया ना, तो आपको मिल जाएगा जो भी आप कंपोनेंट यहाँ खोलोगे, ये आपको सारे कंपोनेंट्स की लिस्ट यहाँ मिलेगी, किसके कंपोनेंट बने हुए हैं। सही है, तो यहाँ से आप देख सकते हो चीज़ों की बहुत सारी इसमें ओवरले वगैरह भी हैं, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर, बूटस्ट्रैप के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये टूल टिप यहाँ पे आपकी आ गई, तो इसको आप एक्सप्लोर करना अपने एंड पे जितना आप कर सको। खैर, इसको थोड़ा सा एक वो दे देता। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ ये कंटेनर में आ जाए, थोड़ा सा गैप वैप आ जाए, तो यहाँ पे आके सिंपल मैं यहाँ पे कंटेनर एक ले लेता हूँ, इसको यहाँ से हम कट करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सर अगर वो फ्लूइड हटा दे तो कोई मसला नहीं है। तब भी सेंटर भी हो जाएगा ना? तब भी सेंटर हो जाएगा, डबल डबल कंटेनर ले लिया आपने। नहीं, फ्लूइड देने का मकसद ये है कि ये, अच्छा एक सेकंड, हाँ वैसे हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है। फ्लूइड में क्या होता है कि जब रिस्पॉन्सिव करते हो ना, फ्लूइड एज टू एज होता है। हाँ, ये तो पूरा कितना होगा। हाँ, फिर 100% होता है। रिस्पॉन्सिव करते हो ना, तो चीज़ें बिगड़ती ही नहीं है आपकी, ओवरफ्लो नहीं होती है, तो इसलिए मैंने फ्लूइड दिया, लेकिन अगर आप हटा दोगे तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो आई थिंक इतना काफ़ी है। अच्छा, ये हमारा हेडर तो तैयार हो गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक कार्ड्स बने होंगे डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम इसको एक नाम देते हैं कंपोनेंट का। सबसे पहले इसको हम क्या नाम दें, फॉर एग्जांपल एक मेन, हम इसको नाम दे देते हैं, मेन सेक्शन का नाम दे देते हैं, या कोई प्रोडक्ट्स का नाम दे देते हैं, लिस्टिंग दे देते हैं, लिस्टिंग। कलेक्शंस कर लो। अच्छा, एक और चीज़, थोड़ा सा मुझे ना आर्किटेक्चर को इस तरीके से रखना, ताकि आपको आगे नई टॉपिक्स भी पढ़ाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो पूरा मैंने कॉल फॉर बनाया है यहाँ पे, इसको मैं एक सेपरेट कंपोनेंट ले रहा हूँ, क्योंकि ये एक इट्सेल्फ एक फीचर है ना पूरा ये कार्ड का। भाई यहाँ पे इंक्रीमेंट, जब मैं क्लिक करूँगा नीचे प्रोडक्ट एड टू कार्ट करूँगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट आ रहा होगा, तो मैं इसको एक सेपरेट कंपोनेंट ले रहा हूँ यहाँ पे, कि एक डिफरेंट फीचर है ये। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, कार्ट basket.jsx। ठीक है, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, कॉल यहाँ से आके उठा लेते हैं भाई। ठीक है, और आई थिंक बाकी तो सब सही है। कार्ट बास्केट को मैंने यहाँ पे किया कॉपी, इधर आया, यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दिया। क्लियर है, कोई चेंज इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हमने समय कंपोनेंट में बस कन्वर्ट किया इसको। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। हमारा हेडर हो गया। अब यहाँ पे हम एक सिंपल एक न्यू सेक्शन बनाएंगे, इसका नाम होगा प्रोडक्ट लिस्टिंग डॉट JSX। ठीक है, यहाँ सारी हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी। ई कॉमर्स अगर आपने कोई वेबसाइट देखी हो, OLX, दराज, ये सब चीज़ों में, तो वहाँ नॉर्मली इस तरीके से ही हो रहा होता है। एक होम पेज पे आपकी सारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है, फिर वहाँ से आप एड टू कार्ट करते हैं तो वो ड्रॉर में जाता है, फिर एंड देन फर्दर वो आगे मजीद प्रोसेस ई कॉमर्स वगैरह के हो रहे होते हैं, जो चेकआउट तक जाता है। अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कार्ड्स के अंदर मुझे इमेज दिखानी है अपनी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग को हम कॉल करते हैं। हमारा हेडर हो गया, क्योंकि पूरा ही होम पेज चल रहा है, तो इसको भी हम एक काम करते हैं, फिर कंटेनर में ही रखते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आते हैं, एक सेपरेट रॉ रहता है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, लिस्टिंग, सही है। एक सेकेंड, एक काम करो फिर इसको, क्योंकि हमने कलर दिया हुआ है तो इसलिए ये जो है वो हम एक सेपरेट कंटेनर में इसको ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब लिस्टिंग तो यहाँ पे आ गई। अच्छा, यहाँ पे फिर हमें इसको रॉ में देने की नीड नहीं है, डायरेक्ट भी इसको हम दे सकते हैं यहाँ पे। अच्छा अब सबसे पहले मुझे कार्ड चाहिए जिसके अंदर मेरी इमेजेस आएंगी। अच्छा, ये डेटा कहाँ से आएगा? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ये API से आएगा। अभी क्योंकि हम अभी, अच्छा इसमें भी देखें, एक प्रैक्टिस हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाना जा रहे होते हैं, मैं वेब एप्लीकेशन का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि API का काम वहीं आता है, वेबसाइट्स तो स्टैटिक होती हैं। ठीक है, तो जब भी आप एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो आपके पास एक API होती है जहाँ से आपको डेटा मिल रहा होता है, डेटा रिसोर्स आपकी API होती है। अब नॉर्मली ई-कॉमर्स में क्या होता है, पीछे CMS होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जहाँ पे वो एंट्री वगैरह कर रहे होते हैं, डैशबोर्ड होता है वहाँ से, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली API ही होती है। CMS से भी आपको एक API, एक एंड पॉइंट ही मिलेगा जिसको आप कॉल करते हो। ठीक है, तो होता क्या है कि हम कभी भी ना, अच्छा लोग करने वाले कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई कॉम्प्लेक्स API आती है ना बहुत, तो वहाँ पे फंस जाते हैं। जैसे आजकल बड़ा एक बूम चल रहा है GraphQL का, नाम सुना है किसी ने? मैंने लास्ट टाइम भी आपको कल भी शायद बताया था इसके बारे में कि जब पुराना दौर था 90s के ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास, अच्छा आज जो हम APIs पढ़ रहे होते हैं, जो APIs कॉल कर रहे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? वो API कौन सी होती है? रेस्ट APIs होती हैं, वो रेस्ट या रेस्टफुल APIs होती हैं वो, जिनको हम पढ़ रहे होते हैं। इससे पहले अगर मैं पुराने दौर में जाऊँ ना, तो हमारे पास एक API होती थी, APIs की, अच्छा ये API की नेचर है, API क्या है? API की नेचर है। पहले अगर मैं आज के दौर में थोड़ा पहले जाऊँ तो वहाँ पे यूज़ हुआ करती थी SOAP APIs, SOAP, SOAP APIs। SOAP APIs क्या होती थी वहाँ पे? अच्छा वो भी API ही होती थी, कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं थी वो भी API ही होती थी। ऐसे API का एक बिल्कुल लेमैन में अगर मैं बात करूँ, एक ऐसा बंदा जिसको कोई टेक्निकल टर्म्स की नॉलेज नहीं है, API का अगर आपको उसको समझाना है API क्या है, कैसे समझाएंगे उसको? भाई जो मेरा फ्रंट एंड है, मेरा बैक एंड है, इसको आपस में बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, वो API से करेगा। अब SOAP में क्या होता था, वो कम्युनिकेशन होती थी XML लैंग्वेज के अंदर। XML एक लैंग्वेज होती है जो HTML से सिमिलर होती है, एंड्रॉयड ऐप्स बनती हैं अभी भी उसके ऊपर, उसमें कम्युनिकेशन होती थी। जब थोड़ा मॉडर्न हुई टेक्नोलॉजी, REST APIs का दौर आया, और अभी तक REST APIs चल रही हैं, बहुत पॉपुलर है। इसमें JSON यूज़ होती है, फिर हिल गया लग रहा है, नहीं होती है, JSON यूज़ होती है हमारे पास, JSON फॉर्मेट में होता है। JSON फॉर्मेट लाइट वेट होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत ज़्यादा REST APIs पॉपुलर हो गई हैं। अब कुछ भंड थे REST APIs के अंदर भी कुछ मसले थे, जिसकी वजह से अब नया दौर आया है GraphQL का।
ठीक है, ये अभी रिसेंटली मतलब बहुत नई नई फेसबुक की इन्वेंशन है, फेसबुक ने इसको बनाया है, तो इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है, लेकिन आने वाले दौर में अंदर GraphQL बहुत टॉप पे होगी, तो अब GraphQL यूज़ हो रही है। तो ऐसे ही मतलब APIs बताने का मकसद ये था कि जब भी आप कभी API को इंटीग्रेट कर रहे हो ना, कभी भी आप डायरेक्टली API पे ना जाओ, आप पहले अपना डिज़ाइन बनाओ, पूरा एक स्टैटिक डिज़ाइन बनाओ, स्टैटिक डेटा रख के पूरा। एक दफ़ा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा ना, फिर क्या रह जाएगा, उसको डायनेमिक करने तो रह जाएगा सिर्फ। बात समझ में आ रही है? तो आपकी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए, मैंने अक्सर देखा है लोग गलती कर रहे होते हैं कि वो API आ गई, चलो भाई ढाना API कॉल कर रहे हैं। अब API की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी और डिज़ाइन की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों में फंस जाते हैं। तो पहले डिज़ाइन निपटाओ, स्टैटिक रख के पूरा डिज़ाइन बन जाए, एकदम फाइनलाइज हो जाए, एक पिक्चर बन के सामने आ जाए, देन उसको डायनेमिक कर दो बस डेटा को। तो हम पहले यही करेंगे कि स्टैटिक डिज़ाइन के साथ अपना काम करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे, कार्ड्स में आ जाते हैं। ठीक है, बना बनाया सिंपल कार्ड है, मैं इसी को उठा रहा हूँ। अच्छा, ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप पे कल को कोई और लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होंगे आप, मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है स्ट्रक्चर, काम कैसे करना है। जब भी आप किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के कंपोनेंट उठा रहे हो, चाहे वो रिएक्ट बूटस्ट्रैप हो, MUI हो, चेकरा हो, फलाना कुछ भी हो, काम किस तरीके से करना है एक अच्छी प्रैक्टिस बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका कोड है, कुछ भी करें। अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, एक मेंटेनेबल स्केलेबल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब भी आप किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले कंपोनेंट्स के अंदर आके उसी नाम का एक फोल्डर बना लें। ठीक है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। अब जितने भी कंपोनेंट इसके होंगे ना, वो सारे इस फाइल में आपने रखने हैं। लेट से मैंने एक कार्ड उठाया यहाँ पे, यहाँ सिंपल नाम रख लें प्रोडक्ट कार्ड डॉट JSX। ठीक है, और जो भी आपने कोड है उसको वहाँ पेस्ट कर लें, और जो आपने फाइल का नाम दिया है वो नाम वहाँ पे कॉपी कर लें। अच्छा, इसमें भी अक्सर लोग एक चीज़ों में कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई ये तो सिंपल फंक्शन बना हुआ है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ज़रूरी नहीं है कन्वर्ट करने की, आप यही फंक्शन भी रहें तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप सिंपल फंक्शन भी अगर बना देंगे कोई मसला नहीं है यहाँ पे। प्रोडक्ट कार्ड में आएंगे। अच्छा, एक और अच्छी प्रैक्टिस होती है, अप्रोच है बेसिकली है, आपका दिल चाहे करें नहीं चाहे नहीं करें कोई मसला नहीं है, लोग ये करना ज़रूरी नहीं है, भाई एक अच्छा कोड स्ट्रक्चर होता है। आप सिंपल यहाँ करें, बल्कि उसको छोड़ दें, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, रहने दें उसको। प्रोडक्ट कार्ड के अंदर आते हैं, और यहाँ पे हम आके सिंपल मेरा प्रोडक्ट कार्ड लिस्टिंग है, और लिस्टिंग के अंदर आके मैंने इसको कॉल कर दिया। सही है, ये कार्ड आ गया यहाँ पे। अभी क्योंकि मेरे पास इमेज वो वैसे है नहीं, तो इसलिए मसला कर रही है। मैं सिंपल कोई डमी यहाँ से इमेज उठा लेता हूँ, सैम्पल प्रोडक्ट इमेज, कोई भी हम उठा से, लेट से ये उठा लेता, ये उठा लेते, केन उठा लेते हैं। भाई खा थोड़ी रे भाई, ये लगा दो, छोड़ो। कॉपी इमेज एड्रेस अगर मैं करूँ, हेडर के अंदर कॉल किया उसको, प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं हेडर में थोड़ी बनाया, हेडर में कॉल किया, हेडर में कॉल किया नहीं भाई। अच्छा, हेडर में कॉल कर दिया, ओ भाई साहब, ये हेडर में कॉल नहीं होगा। यहाँ पे एक अलग कंपोनेंट होगा, ये मैंने बनाया था ना प्रोडक्ट लिस्टिंग का। यहाँ पे मैंने इसमें क्या रखा है, कार्ड रखा है। प्रोडक्ट लिस्टिंग का एक कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट तुम्हारा हेडर में कॉल हुआ है। यार असल में ना अभी हमें राउट्स पड़े नहीं है, स्ट्रक्चर अभी ना ये चेंज होगा पूरा, लेकिन इसको हम करते हैं कुछ ना कुछ इसका। या तो एक काम करते हैं, जो मेरा होम पेज है ना, यहाँ पे
एक हेडर वो बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक मेन का एक डिव आता है, HTML में होता है, आपको पता होगा, सही है। जो प्रोडक्ट लिस्टिंग हमारा है ना, जो हमने हेडर में कॉल किया हुआ है, इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको यहाँ लेके आते हैं। सही है। अब ये स्ट्रक्चर हो गया। होम हमारा होम पेज है, हेडर एक अलग कंपोनेंट है, मेन हमने बनाया कि इसमें सारा मेन कोड आएगा, हमारा मेन जो भी सारा काम है, और इसके अंदर यहाँ पे आ गया हमारा एक लिस्टिंग आ गया यहाँ पे, सही है। अभी ना ये स्ट्रक्चर पूरा चेंज होगा जब हम राउट्स पढ़ेंगे। अभी जस्ट मुझे API आपको इंडिकेट करवाना है। आज की क्लास का पर्पस मेरा ये था कि एक API इंटीग्रेशन आपको आ जाए कि API कैसे कॉल करते हैं, उसमें हम लोडर वगैरह भी लगाएंगे आज की क्लास के अंदर ही, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं भाई, यहाँ पे इमेज यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है, इसको मैं इसका URL यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल। अच्छा, इमेज लगाने का तरीका यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो एक काम करते हैं। हाँ, लग तो जाता है URL। देखिए, इमेजेस दो किस्म की लगा सकते हैं आप, या तो आप इमेजेस को इंपोर्ट करेंगे, सॉरी, या तो आप लोकल इमेज होगी आपके पास जो आपकी फाइल में रखी हुई है, या कोई ऑनलाइन इमेज होगी। दो ही तरीके से इमेज हो सकती है ना, या तो आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट लिंक उठा के लगा रहे हो, जो कि बहुत कम होता है। नॉर्मली आप डाउनलोड करके आपके पास डायरेक्टरी के अंदर होती हैं, आप वही लगा रहे होते हैं इमेजेस, ठीक है। मैं काम करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। अभी वो डायरेक्ट रीड नहीं करवा सकते इसको? अभी डायरेक्ट रीड नहीं करवा सकते? डायरेक्ट करवा देंगे, वो तो आता है ना आपको, सिंपल SRC में URL लग देंगे आप जाके, तो मतलब वो कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है वो। रिएक्ट में इमेज थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगती है, तो मैं वो तरीका करवा रहा हूँ आपको। वो तो बनना है तो कुछ भी नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे Ctrl+C करेंगे, SRC में जाके पेस्ट कर देंगे, इसको इमेज लग जाएगी आपको। लेकिन रिएक्ट में इस तरह ये हमारी ऑनलाइन इमेज हम बहुत कम लगाते हैं, लगाते ही नहीं है, बल्कि हम डाउनलोड करके ही लगाते हैं हर चीज़ को, लोकल फाइल्स हमारे पास जो रखी हुई थी उनके अंदर। अब भाई यहाँ पे सिंपल इमेजेस किस तरीके से रखेंगे, सबसे पहले SRC के अंदर आएंगे, एक फोल्डर होगा यहाँ पे एसेट्स का, इसके अंदर इमेज, और हमने जो यहाँ पे डाउनलोड करी है इमेज, कहाँ गई भाई, इसको यहाँ से कॉपी करें, और हमारा फोल्डर कहाँ है, माई ऐप, SRC, एसेट्स, इमेजेस, यहाँ लाके इसको एक रीनेम कर दें, प्रोडक्ट करते हैं इसको, ठीक है, product.jpg। अब ये आगे से मेरा, अब ये इमेज लगती कैसे है रिएक्ट में, यहाँ पे हर चीज़ एक कंपोनेंट है, यहाँ पे हर चीज़ कंपोनेंट है, तो हर चीज़ कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए उसको इंपोर्ट करते हैं पहले। तो यहाँ पे इमेजेस भी इंपोर्ट होके लगती हैं। कैसे, मैं आऊँगा, मैंने लिखा इंपोर्ट करो प्रोडक्ट इमेज, ये कोई नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं नाम पे, आपका जो दिल चाहे वो नाम रखें, ये ना इमेज का नाम है। फिर फ्रॉम आएगा, और फ्रॉम के बाद URL जहाँ से उठा रहे हो, ./assets images product.jpg, सही है। प्रोडक्ट इमेज आपका वही इमेज का नाम है। अच्छा, यहाँ तो मुझे लगानी भी नहीं है, कहाँ लगानी है, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर लगानी है। अरे भाई, प्रोडक्ट कार्ड के अंदर लगानी है मुझे, ठीक है। यहाँ पे कि सिंपल इमेज को उठाया, प्रोडक्ट इमेज कॉपी किया, देखें यहाँ पे इमेज कहाँ लगी हुई है, ये रही SRC के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, SRC के अंदर ये URL के बजाय आप सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे आके इस तरह ब्रैकेट देते हैं और इमेज का नाम लिख देते हैं इस तरीके से। बाकी ये वेरिएंट लोगो शोगो हटा दें यहाँ से, ये ठीक है। अच्छा, वो URL हमने वो कॉपी पेस्ट किया था, तो वो मसला हो रहा होगा यहाँ पे, ./, अरे यार, कॉल करना पड़ेगा दोबारा, ./,
अच्छा एक और दफ़ा जाना पड़ेगा पीछे हमें, एसेट्स, इमेज, प्रोडक्ट। ये तो पता नहीं मैंने क्या किया है ये, हम पीछे नेविगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। सेम डायरेक्टरी में ./, उससे बैक डायरेक्टरी में जाना है तो ./। सेव किया, ये आ गए सिंपल यहाँ पे इमेज। ठीक है, तो ये बस समझे हमारी एक प्रोडक्ट आ गई है। अब इसको थोड़ा सा ये हमारा प्रोडक्ट का टाइटल आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई। अब यहाँ पे गो समवेयर का बटन है, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ऐड टू कार्ट का बटन कर देंगे सिंपल। यहाँ पे सिंपल आता हूँ बटन में ऐड टू कार्ट। ठीक है, सिंपल यहाँ हमारा ऐड टू कार्ट का बटन यहाँ पे आ जाएगा। अब ये तो हमने रख दिया स्टैटिक डेटा। अब सवाल आता है भाई अब API से कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक आपने बहुत टर्म मैंने बहुत ज़्यादा टर्म एक सुनेगी, इसका नाम होता है API इंटीग्रेशन। और जितनी भी रिएक्ट की जॉब्स होती हैं, रिएक्ट की जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा आपको यूज़ हुई भी दिख रही होती है भाई API इंटीग्रेशन आनी चाहिए, API इंटीग्रेशन उसको रिक्वायर्ड है। API इंटीग्रेशन होती क्या है, हम जो भी कर रहे हैं ये होती है कि हम API को कॉल करके डेटा को म्यूटेट करवाएंगे, यानी API का डेटा रखा है उसके हिसाब से हम अपने डेटा के ऊपर उसको मैप करवा देंगे। किस तरीके से होगा ये काम, सबसे पहले हमारा एक API है जो मैंने आपको बताया था, फेक स्टोर। ये बेसिकली क्या है, एक रेस्ट API है। ठीक है, रेस्ट का मैंने वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब यहाँ पे जेसन डेटा मिलेगा मुझे, ये मुझे जेसन में आंसर करेगी। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करेगा आपके पास। अच्छा मैंने आपको लास्ट क्लास में जो लोग नहीं आए तो उनको बता दूँ, वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि नॉर्मली जब आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे होते तो आप सोच रहे हो तो यार मेरे पास डेटा कहाँ से आएगा। मेन सवाल ये होता है, लेट्स से मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक कोई न्यूट्रिशन की ऐप बनाने जा रहा हूँ या मैं कोई म्यूज़िक की ऐप बनाने जा रहा हूँ। सवाल ये भाई डेटा कहाँ से आएगा, बट डायनेमिक डेटा, स्टैटिक तो नहीं लगती, ज़ाहिर सी बात है। डायनेमिक डेटा के लिए आपको API चाहिए, तो API आपकी मर्ज़ी के हिसाब से कहाँ से मिलेगी। तो अब एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम होता है रैपिड API है। हाँ वो उसके लिए होता है, अगर आप अपना एक फेक जेसन डेटा बनाना चाह रहे हो वो उसके लिए होता है। ये बेसिकली है यार, नाम मैं खुद भूल गया उसका क्या था। मुकारो, हाँ ये रहा मुकारो, ये वेबसाइट है। इसके अंदर अपना अगर आपको डमी जेसन डेटा चाहिए, आप अपना खुद का कस्टमाइज डेटा बना सकते हो अपने हिसाब से। आप ये फील्ड रखो, ये फील्ड रखो, API बना। हाँ इन शॉर्ट ये API तो पूरी नहीं बनाओगे, API के लिए जो एक रिस्पॉन्स होता है डमी, वो यहाँ से आप बना सकते हो मुकारो से। हाँ बिल्कुल, ये चाहिए जो आपको चाहिए वो बना लो। भैया एक ये वेबसाइट है रैपिड API। यहाँ पे एक समझे जैसे हमारा गिटहब होता है ना, ऐसी ये API का हब है ये। यहाँ पे क्या होता है, आपको हर किस्म की API मिल जाती है, फ्री, पेड, प्रीमियम भी होती है यहाँ पे। और यहाँ पे आप अपनी खुद की API बना के सेल भी कर सकते हो। यहाँ API की खरीदो फरोख्त भी होती है, रैपिड API के ऊपर API सेल्स भी कर सकते हो अपनी बना के। आप API बिकती है यहाँ पे, तो इसको आप लाइए पर खुल नहीं रहा, लेकिन आप इसको अपने पास घर पे आके ट्राई करना, रैपिड API लिख लो, थोड़ा एक्सप्लोर करना इसको। इसमें किसी के पास किसी बैंक का डेटाबेस API है, वो अगर सेल कर दे नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं होगा सेल। डार्क वेब पे जाना पड़ेगा उसके लिए, अली से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वो सेल करवा देंगे। डेटा ऐसे मिलेगा ही नहीं आपको, वो कॉन्फिडेंशियल होता है ना। अगर जैसे एक्सेस हो, कॉन्फिडेंशियल भी एक्सेस मिल जाए, हाँ तो बिक जाएगा वो, तो वैसा महंगा बिकेगा वो तो। ठीक है जी, तो अब हमारे पास सिंपल यहाँ पे आते हैं। मैंने वो खोली थी फेक स्टोर, ये रहा। ठीक है, ये फेक स्टोर API बेसिकली क्या है, एक ई-कॉमर्स का स्टोर है, उसका डेटा है, प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, प्रोडक्ट की प्राइस, उसका नाम, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें उसके बारे में। ठीक है, सिंपल आ जाए रीड डॉक्स के ऊपर, हाउ टू यूज़ इट, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आ जाए, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना भी सीखें। ठीक है, अब देखिए सिंपल उन्हें एक ये दी हुई API यहाँ पे ये। अच्छा ये कौन सी API है, API की किस तरह की रिक्वेस्ट हो रही है, ये API की गेट की रिक्वेस्ट हो रही है। मैंने आपको कल बताया था ना ये चीज़ भाई। अब जो नहीं आए थे कल तो भाई वो उनका अपना कसूर है। ये सारी चीज़ें API के बारे में सब डिस्कशन कल हो चुकी है। ठीक है, तो ये API की एक गेट की रिक्वेस्ट है। अगर मुझे देखना है कि API मुझे क्या रिटर्न कर रही है, तो मैं क्या पूरा इसको कोड में लिखूँ जाके पहले, फिर देखूँ, या कोई और तरीका भी है?
URL क्या URL? सर्च करेंगे गूगल URL। मैं इस API को डायरेक्टली ब्राउज़र में हिट करके भी देख सकता हूँ कि क्या रिटर्न कर रही है। क्यों? API डायरेक्ट ब्राउज़र में हिट नहीं होती है, लेकिन ये क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें रॉ का डेटा है ना, रॉ डेटा चल रहा है। नहीं, सब में रॉ डेटा ही होता है। तो फिर ये- अच्छा एक मिनट, अच्छा ये मेरे पास एक API आ रही है यहाँ पे, ये भी एक API है प्रोडक्ट ऐड करने की। मैं इसको हिट करूँगा लेकिन ये ब्राउज़र में नहीं चलेगी। मैं ये भी एक API है अपडेट करने की, मैं इसको हिट करूँगा, ये भी ब्राउज़र पे नहीं चलेगी। मैं इसको हिट करूँगा, ये भी एक API है डिलीट की, ये भी ब्राउज़र पे नहीं चलेगी। परमिशंस के ऊपर होगी तो ना। ये क्यों चल रही है ब्राउज़र पे? नहीं, कोई चक्कर नहीं है परमिशन का, क्योंकि सब ये रीड की होगी ना। क्योंकि ये गेट की API है, डेटा रीड करने की API है। तो कल लग गया था तुम्हारा सही एंड में आके। ये तुक्का गुल क्या हुआ है, समझ में आया कि क्या कहना चाह रहे हैं। ब्राउज़र पे वाहिद एक गेट की रिक्वेस्ट होती है जो डायरेक्टली ब्राउज़र पे हिट हम कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने कल बताया था आपको, रिकॉर्डिंग लास्ट में देख लीजिएगा, लास्ट क्लास में सब डिस्कशन हो चुकी है। API के हमारे पास 4 तरीके होते हैं रिक्वेस्ट करने के: गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। गेट हम कब करते हैं? जब आपको डेटा मंगवा रहे होते हो डेटाबेस से, गेट कर रहे होते हो, रीड कर रहे होते हो, उसे गेट कहते हैं, वो डायरेक्टली ब्राउज़र पे चल जाती है। दूसरी होती है पोस्ट, जिसमें कोई डेटा ऐड करवा रहे हो तो, सेव करवा रहे हो तो डेटाबेस के अंदर जाके, बैकएंड के पे जाके, वो होती है पोस्ट की। कुछ अपडेट करवा रहे हो तो वो होती है पुट की, कुछ डिलीट करवा रहे हो तो वो डिलीट की होती है। तो इनमें वाहिद सिर्फ गेट की रिक्वेस्ट ऐसी होती है जो डायरेक्टली ब्राउज़र पे चल जाती है। ठीक है जी। तो अब मैं अगर देखना है मुझे कि API क्या दे रही है, मैं सिंपल यहाँ आऊँगा, कॉपी। अच्छा यहाँ कहीं बताया हुआ तो नहीं है कि गेट की रिक्वेस्ट है, मुझे कैसे पता गेट की रिक्वेस्ट है? भाई अगर नहीं भी लिखा हुआ होता तो फिर कैसे बताते? इसकी URL से प्रोडक्ट से पता चल रहा है ना, लास्ट वाले प्रोडक्ट से पूरा लेके आया। अच्छा, तो ये भी प्रोडक्ट्स का URL है, ये भी प्रोडक्ट का URL है, ये URL वो URL सेम है। मेथड पोस्ट आ रहा है ना। अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई मेथड नहीं बताया हुआ तो इसका मतलब गेट ही है, बाय डिफ़ॉल्ट गेट ही होता है। लेकिन अगर कुछ और आप पोस्ट करवा रहे हो तो आप बताओगे, स्पेसिफाई करोगे मेथड पोस्ट है। जैसे अगर मैं अपडेट करवा रहा हूँ तो मैं स्पेसिफाई करूँगा मेथड पुट है, मैं अगर डिलीट करवा रहा हूँ तो मैं स्पेसिफाई करूँगा कि भाई मेथड डिलीट है। सिर्फ गेट में मैं नहीं करूँगा। अच्छा ऐसा नहीं कर नहीं सकते, कर सकते हो भाई, कर दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्यों कर रहे हो? बाय डिफ़ॉल्ट गेट ही होता है। क्लियर है? तो अब इसको ज़रा बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गई, अब ज़रा इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। कॉपी के सिंबल मैंने यहाँ पे आके यहाँ हिट किया ब्राउज़र पे। अच्छा आपके पास हो सकता है ये इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से एक एक्सटेंशन आती है जी, ब्राउज़र एक्सटेंशन है जेसन फॉर्मेटर, वो अपने पास आप कर लेंगे तो ये बिग फॉर्मेट बिल्कुल फॉर्मेट होकर आएगा ये इस तरीके से। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊँ, देखें ये एक क्या है, क्या है ये? एरे। जानते हैं इसको, एरे को? कौन है ये? ठीक है, इस एरे में ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको भी जानते होंगे, आई होप सो। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर डेटा मिल रहा होता है। अच्छा ऐसा क्यों है? मुझे एरे में ही क्यों मिला डेटा? कुछ और में ही मिल सकता था। अच्छा इसका जवाब ये है वैसे तो कि भाई बैकएंड API के जो डेटा मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? बैकएंड वाले ने भेजा ना मुझे ये। API बनाने का काम होता है बैकएंड डेवलपर का, उसको API को इंटीग्रेट करना का काम होता है फ्रंट एंड का। तो ये तो अगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि भाई एरे में क्यों आ रहा है, तो आप बोले कि भाई बैकएंड वाले ने भेजा इसलिए आ रहा है। अब बैकएंड ने क्यों भेजा है एरे में? वो किसी और को तो भेज सकता था। बहुत सारे कलेक्शन है। अच्छा बहुत सारे कलेक्शन है इसलिए एरे में भेजा। एक तो इसका ये आंसर है, ये भी सही है, कोई वो नहीं है। अच्छा लेकिन बहुत सारे अगर है तो मैं ऑब्जेक्ट भी ले सकता हूँ, बहुत सारे में तो ऑब्जेक्ट में जितनी जाऊँ की वैल्यू बना सकता हूँ। एरे ही क्यों लिया मैंने? क्योंकि एरे से एक टाइम बना ना, ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर सारे काम कर सकता हूँ। मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाओ उसके अंदर मैं 10,000 की बना सकता हूँ। ऐसा भी हर प्रोडक्ट का नाम अलग होगा ना, उसकी जो है वो डिटेल अलग होगी, वो ऑब्जेक्ट तो उससे एरे का क्या ताल्लुक? सो प्रोडक्ट सर ऑब्जेक्ट में बताएंगे तो कीज आपस में कीज का नाम सेम हो जाएगा। नहीं तो नाम डिफरेंट कर दो। अगर
नाम डिफरेंट करेंगे तो सही नहीं होगा, अगर नाम डिफरेंट करेंगे। देखिए इसका रीज़न ये है, एरे में इसलिए लेते हैं, एक तो जैसे अली भाई ने बताया कि भाई मल्टीपल है, लेकिन अगर मल्टीपल है तो ऑब्जेक्ट भी होता है मल्टीपल के लिए। एरे के पास एक वैरायटी ऑफ मेथड्स और फंक्शंस हैं। एरे पे मैं खेल सकता हूँ, मैं एरे में ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, घुमा फिरा के तोड़ मोड़ के कुछ भी कर सकता हूँ एरे के साथ में। ऑब्जेक्ट के साथ मैं नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट में कोई आपने पढ़ा कि मेथड, कोई एरे कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज़ ऐड करने का नहीं पढ़ा अभी तक आपने, वो होता ही नहीं है। ठीक है, तो एरे इसलिए लिया जाता है, जब भी एक रिस्पॉन्स बनाया जाता है ना एपीआई का, वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रखा जाता है, क्योंकि एरे के ऊपर खेलना आसान होता है, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम एरे के ऊपर। पढ़े ना अपने पुश पॉप, ये सारे स्प्लाइस स्लाइस, ये सब एरे पे परफॉर्म करना इजी होता है। तो भाई अब देखें यहाँ पे ज़रा डेटा को एक दफ़ा गौर से देखें। एक एरे है, इस एरे में बता रहा है टोटल 20 आइटम है, इसका मतलब 20 ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 20 प्रोडक्ट्स हैं। अब हर एक प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट है। सिंपल प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट का टाइटल है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी, इमेज, रेटिंग, रेट, काउंट। इमेज का देखें यूआरएल, मैं अभी खोलूँगा ये इमेज खुल जाएगी, शॉपिंग बैग। अभी हम ये एपीआई इंडिकेट करना सीख रहे हैं। जब हम बैकएंड पढ़ेंगे ना, हम अपनी खुद की एपीआई बनाना सीखेंगे ये, और अपने फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करेंगे उसको लाके। सही है। तो अच्छा जी, सबसे पहले आगे इसको कॉल करते हैं। अब भाई कॉल कहाँ करना है और किस तरीके से करना है। प्रोडक्ट लिस्टिंग है, यहाँ पे सिंगल सिंगल प्रोडक्ट कार्ड आ रहा है। सही है। अच्छा, इसको मैंने एक कंपोनेंट लिया, आप चाहे इसको डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, एक इसमें छोटा सा जैसा रखा हुआ है, इसको हम डायरेक्टली बाहर ही ले आता है। सही है। अच्छा, अब कॉल किस तरीके से करना है। देखिए सबसे पहले एक एरे आ रहा है आपके पास, मुझे देखें जो डेटा एपीआई से आ रहा है उसको स्टोर भी करवाना है ना, या नहीं करवाना। चलो उसको भी छोड़ें फिलहाल। अभी सबसे पहले एपीआई कॉल करता है। एपीआई कॉल करते हैं हम यूज इफेक्ट में, क्योंकि भाई एक साइड इफेक्ट है, ये क्या साइड इफेक्ट है ना एक ये। तो हम सबसे पहले क्या उठाएंगे यहाँ से, यूज इफेक्ट। अच्छा, मैं यूज इफेक्ट का कौन सा केस यहाँ यूज करूँ। यूज इफेक्ट के कितने केस होते हैं, 3 केस होता है। कौन सा केस यहाँ पे सुटेबल रहेगा, खाली ब्रैकेट सेकंड केस, इसके अंदर हम एम्प्टी एरे पास करते हैं। क्यों, सर वो लोड ही नहीं करता है, लोड देगा क्योंकि वो 1 टाइम चलेगा। मैं नहीं चाह रहा कि भाई कोई भी एक्शन परफॉर्म होने पे मेरी एपीआई बिना वजह कॉल हो। मुझे अपनी प्रोडक्ट को 1 टाइम दिखाना है बस स्क्रीन पे, तो मुझे दोबारा चलाना ही नहीं है उसको, कोड को, अनटिल अनलेस कोई रिफ्रेश ना करे पेज। तो मैं इसलिए क्या लूँगा, सेकंड वाला केस लूँगा, यूज इफेक्ट। एक होके इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आता है और एक एम्प्टी एरे आएगा। यहाँ पे मैं सिंपल आऊँगा, अपना एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। आप चाहे फंक्शन यहाँ भी बना सकते हैं, चाहे तो बाहर अलग से बना के उसको यहाँ कॉल कर दें, आपकी मर्जी है। मैं सिंपल बाहर एक फंक्शन बनाता हूँ, फैच प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्योंकि ये एसिंग फंक्शन होगा ये, क्योंकि मैं यहाँ पे एपीआई कॉल करूँगा तो वेट लगाना पड़ेगा। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट फैच। फैच के अंदर आके अपना यूआरएल देंगे। यूआरएल क्या है भाई मेरा, कहाँ गया, ये रहा। मेथड दूंगा नहीं कि बाय डिफॉल्ट गेट होता है। कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स, जो आएगा उसको जेसन में भी करना होगा हमें, क्योंकि आपको पता है फैच के अंदर एक रिस्पॉन्स जो है वो डायरेक्टली नहीं आता। ज़रा कंसोल करते हैं डेटा के अंदर डेटा रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। फैच प्रोडक्ट को यहाँ से उठाया और यहाँ कॉल कर दिया।
ठीक है, हाँ भाई आ जाएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? मैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं आएगा, सोच लो। नहीं आएगा। कौन कह रहा है नहीं आएगा, कौन कह रहा है आ जाएगा? जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी से बताएं। आ जाएगा। कंसोल में नहीं आएगा। आप लोग कुछ भी नहीं कह रहे। डेटा में तो आएगा। रिलोड किया मैंने, अच्छा एपीआई ब्रेक हो गई है। अरे यार एक सेकेंड, इसको हटा दो यहाँ से। रिलोड किया मैंने, प्रोडक्ट इमेज इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा वो उठा के लानी पड़ेगी वहाँ से। सर ये तो आपको डबल डॉट पीछे जाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। अरे भाई क्या रहे प्रॉमिस पेंडिंग। भाई मैंने तो कंसोल करवा लिया, तो आया क्यों नहीं? देखिए यानी कि मुझे कंसोल में एक प्रॉमिस मिला है, ऐसा क्यों हुआ है तुम्हारा? लेकिन अभी जवाब सही नहीं है। डेटा जेसन रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हुआ, क्या ऐसा कैसे होगा, क्या करूँगा? अवेट का कीवर्ड लगाना। वेरी गुड, किसी ने भी यहाँ पे नोटिस नहीं किया। ये पढ़ चुके हैं, रिएक्ट की चीज़ नहीं है भाई, ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, ये रिएक्ट की चीज़ नहीं है। अवेट आएगा यहाँ पे कोई प्रॉमिस, रिस्पॉन्स जो जेसन में कन्वर्ट होता है वो भी टाइम लेता है, एक प्रॉमिस लेता है वो। लोड किया मैंने, आ गया एरे आया 20 आइटम, ये सब डेटा मुझे मिल चुका है एपीआई का। यहाँ पे कोई भी एक मैं यहाँ खोल लेता हूँ, कैटेगरी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन, आईडी, इमेज, प्राइस, रेटिंग, टाइटल, सही है। अच्छा अब सवाल ये कि मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा ना जहाँ स्टोर करवाऊँ उसको मैं। अब वेरिएबल लेना पड़ेगा का मतलब रिएक्ट में क्या होता है, स्टेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि रिएक्ट में आपको पता है वेरिएबल्स को स्टेट कहता है। यहाँ पे आऊँगा सिंपल भाई, कॉन्स्ट यूज स्टेट, इनिशियल स्टेट मैं क्या लूँ, एक एरे, क्योंकि फाइनल स्टेट भी एक एरे है, और मैंने आपको बताया था जो भी इनिशियल स्टेट होती है वही फाइनल स्टेट लेनी होती है। ऑल प्रोडक्ट्स कॉमा सेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इनिशियली एरे एम्प्टी है, जैसे ही मैंने कहा यहाँ मुझे डेटा मिल जाए तो क्या करो भाई, सेट ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर डेटा डाल दो पूरा, ठीक है जी। और जब डेटा यहाँ पे डल किया तो ये इसका मतलब यहाँ पे आने के बाद ये ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाएगा, और अब मैं यहाँ पे आके ऑल प्रोडक्ट्स पे काम कर सकता हूँ। अच्छा ये सारे काम करने से पहले सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, अच्छा ये प्रोडक्ट लिस्टिंग हमारा कॉल कहाँ हुआ है, ये ऑलरेडी कंटेनर में कॉल हुआ हुआ है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक रॉ लेनी पड़ेगी, ठीक है। उस रॉ के साथ एक कॉल लेना पड़ेगा, और लेट्स से मैं एक लाइन में कितने प्रोडक्ट दिखाना चाह रहा हूँ, 3 दिखाना चाह रहा हूँ लेट्स से मैं, तो मैं 4 का बनाऊंगा ना, 4 कॉल, 4 3 12। तो भाई मैं कह रहा हूँ LG से 4 ले आओ, और ये कार्ड उठ के यहाँ आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे आए, हम करेंगे इसको डायनेमिक, कैसे, अभी इंटीग्रेशन हो रही है। ऑल प्रोडक्ट्स में मुझे पता है सारा डेटा पड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या है 20 आइटम्स पड़े हैं, और एक एरे है, तो जब एरे है तो एरे के ऊपर मैप लगा सकता हूँ मैं। मैप एक कॉल बैक फंक्शन लेता है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न करवाऊंगा क्या, यानी कि 20 आइटम्स के ऊपर ये 4 कॉल 4 चलेगा,
समझ में आ रहा है क्या किया मैंने ये? किस किस को ये स्टेप समझ में नहीं आया? दोबारा सुने। सबसे पहले देखिए, मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो मैंने ब्रैकेट्स लगाए, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। उसके बाद ये ऑल प्रोडक्ट्स क्या है, एक एरे। भाई मुझे करना क्या है, इस ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर ये जो एरे आ रहा है, मुझे इस हर एलिमेंट के लिए 0 1 2 3 हर एक एलिमेंट के लिए अपना कॉल 4 कॉल करवाना है। कॉल 4 वाला कोड मुझे कॉल करवाना है हर एक प्रोडक्ट के लिए। समझे क्या करना है? अब मैंने बोला भाई ऑल प्रोडक्ट्स पे मैप लगाओ। मैप आपको पता है मैप क्या करता है, एरे का एक फंक्शन है। अब यहाँ जावास्क्रिप्ट नहीं बताऊंगा मैं कि मैप क्या करता है, ठीक है। आप जब मैप चलाएंगे तो आपको यहाँ पे हर एक, क्योंकि वो मैप पूरी एरे पे ट्रैवर्स करता है, तो आपको हर दफ़ा एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा होगा। यहाँ पे 0 मिलेगा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा। तो अब मैंने कहा कि हर एक प्रोडक्ट के लिए मेरा एक कॉल LG4 वाला कोड क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो। मतलब ये रिटर्न लगाना ज़रूरी है, यहाँ पे रिटर्न करवाना है आपने कोड को। अब प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट। अब लेट से मुझे प्रोडक्ट का नाम दिखाना है, तो नाम तो उनका काफ़ी बड़ा है प्रोडक्ट का, यहाँ पे नाम बल्कि है ही नहीं, प्रोडक्ट ये टाइटल काफ़ी बड़ा है ये, तो मैं प्रोडक्ट की कैटेगरी दिखा देता हूँ यहाँ पे नाम के बजाय। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट, जैसे ये नाम है, यहाँ में क्या करूँगा, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। अब प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही है यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन के बजाय मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट डॉट जो की है वही सेम नाम होना चाहिए। तो बेहतर है लिखे नहीं, लिखने में गलती हो सकती है, कॉपी पेस्ट कर लें। बटन ऐड टू कार्ट तो वैसे ही रहेगा। अब प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे, अब SRC के अंदर आपको देखें यहाँ पूरा URL दिया हुआ है प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे सिंपल आ जाए प्रोडक्ट डॉट इमेज। यहाँ पे हम एक प्राइस भी दिखा देते हैं। मैं एक डिव ले लेता हूँ यहाँ पे, इस एक डिव में यहाँ एक बटन आ जाएगा, और यहाँ पे मैं एक स्पैन ले लेता हूँ जिसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की। लेकिन डेटा बहुत सारा है, रेटिंग वेटिंग भी है, आप रेटिंग चाहे रेटिंग भी दिखा सकते हैं डायनेमिक, बल्कि आपको मैं टास्क दूंगा। ये प्राइस आ गई यहाँ पे, इसको आके थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देना कि भाई डी फ्लैक्स अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक है जी। अब चेक करते हैं, मैंने किया यहाँ पे सेव, आ गया डायनामिक डेटा। तीन कहाँ है भाई, कहाँ? हाँ तो 3 ही दिखाए। क्या हो गया अली भाई? हम इसको अगर बढ़ा भी सकते हैं, मैं 3 कर दूं अगर इसको। यहाँ पे डेटा आ गया, बुरे हाल में आया है, कुछ छोटा है कोई बड़ा है, वो हम सेट करेंगे, लेकिन हमारा असल मकसद था API इंटीग्रेट करना, वो हम कर चुके हैं। एक और जैसे देखें, यहाँ में अगर कंसोल खोलूँगा मुझे एक एरर मिल रहा होगा, आ रहा है एरर? एरर नहीं है, इसलिए वार्निंग है। क्या लिखा हुआ है ये, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। इसका मतलब क्या है, देखें मुझे यहाँ पे कितने कॉल दिख रहे हैं, मतलब कॉल 4 कितनी मरतबा दिख रहा है यहाँ पे, कॉल 4 वाला कोड टोटल मुझे कितनी मरतबा दिख रहा है यहाँ पे, 20 मरतबा, तो 20 कार्ड है। लेकिन ये कोड यहाँ लिखा हुआ क्या 20 दफ़ा है? एक दफ़ा लिखा हुआ है। तो मेरे लिए तो ये एक ही है, लेकिन रिएक्ट के लिए ये एक नहीं है, मल्टीपल है। तो कौन से कॉल 4 को कहाँ रखना है, इसलिए इस चीज़ के लिए उसको, यानी कि पोजीशनिंग के लिए उसको कोई यूनिक की चाहिए होती है, ठीक है। अगर हमें अभी वैसा मैंने यहाँ नहीं दिया, मेरा कोड रुका नहीं है, लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे मसला आ जाता है। ऑर्डरिंग, जहाँ स्पेशली जहाँ पे ऑर्डरिंग करनी होती है ना, लेट से पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो ये ऑर्डरिंग जहाँ करनी होती है, वहाँ पे मसला आता है कि रिएक्ट को नहीं पता होता भाई कि कौन सा किस ऑर्डर पे आएगा, क्योंकि देखिए उसके लिए तो ये एक ही है, उसके लिए तो ये एक ही कोड है, उसको उसने रिपीट करना है। तो उसके लिए हमें एक की प्रॉप देना होता है। अच्छा सवाल है, की प्रॉप देते कहाँ है? जिस चीज़ को आप रिटर्न करवा रहे हैं, जो डायरेक्टली रिटर्न हो रहा है, ऐसे तो ये भी रिटर्न हो रहा है, ये भी रिटर्न हो रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली रिटर्न नहीं हो रहा है। डायरेक्टली रिटर्न क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है डायरेक्टली रिटर्न। तो जो डायरेक्टली आपका रिटर्न हो रहा होगा ना, यहाँ पे आके आप एक प्रॉप लेंगे की, और की के अंदर आपने कोई यूनिक चीज़ देनी होती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, और एक अच्छी प्रैक्टिस जो है वो क्या है,
आप जो प्रोडक्ट है ना उसकी आईडी दे दो, क्योंकि आईडी यूनिक होती है, तो ये आपको लाजमी बैकएंड से आ रही होती है। लेकिन अगर आईडी नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल नहीं आ रही, आप क्या करेंगे, आपको पता है प्रोडक्ट जो आप मैप लगाते हैं कॉलबैक फंक्शन में, आपको वैल्यू के साथ एक यहाँ पे एक इंडेक्स भी मिल रहा होता है जो हर दफ़ा यूनिक होता है, तो आप वो भी दे सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता, ये ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस के लिहाज से बैड होता है। वैसे कोई मसला नहीं, आप दे दें, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आएगी ना तब ये परफॉर्मेंस में थोड़े से इश्यूज़ करता है। तो बेस्ट तरीका क्या है, आप आईडी देते हैं प्रोडक्ट डॉट आईडी। रिलोड किया यहाँ पे आके, ये एरर चला गया यहाँ से, ठीक है। अच्छा अब एक इशू है यहाँ पे, देखिए मैं रिलोड करूँगा ना, फ़ौरन से डेटा नहीं आएगा, थोड़ा सा एक डिले आएगा, एक वाइड स्क्रीन आ रही होगी आपके सामने, फिर डेटा आएगा। गौर करिएगा, ये देख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि भाई एपीआई हमें क्या पता कितना टाइम ले रही है, तो जब डेटा उसको एपीआई का रिस्पॉन्स आता है सर्वर से तब वो ला के दिखाता है। तो ये थोड़ा सा यूज़र एक्सपीरियंस के लिहाज से अच्छा नहीं लग रहा, मतलब यूज़र बैठा है वाइड स्क्रीन आ रही है, ऐसा लग रहा है उसको मेरा नेट ख़राब हो गया। तो हमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऐसी जगहों पे हम कोई लोडर वगैरह दिखा देता है, कोई स्पिनर दिखा देते हैं, कोई ऐसा टैक्स लिख देते हैं कि जिसको पता लगे भाई यूज़र को कि हाँ भाई सबर करो ज़रा, आ रहा है आपका डेटा। तो वो कैसे लगाते हैं रिएक्ट में, रिएक्ट में लोडर लगाने का भाई बहुत आसान तरीका है। उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी ये हर जगह पर यूज़ करूँगा, बताऊँगा नहीं, इसलिए फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ अभी मैं। देखिए कॉल LG3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रिटर्न हो रहा है। अब मैं रिटर्न लिख के रिटर्न करवा रहा हूँ, लेकिन रिएक्ट में मैं बिना रिटर्न लिखे हुए रिटर्न करवा सकता हूँ। कैसे? बिना लिखे सारी ब्रैकेट्स को कट करके वहाँ से सिर्फ ये रिटर्न ना मैंने यहाँ से हटाया, ठीक है, और यहाँ से ये ब्रैकेट्स भी हटा दिए। बस अब ये रिटर्न हो रहा है, बिना रिटर्न लिखे रिटर्न करवा दिया मैंने ये। और ये भी रिएक्ट की चीज़ नहीं है, जावास्क्रिप्ट की चीज़ है कि जो कर्ली ब्रैकेट लगा दो ना, कर्ली ब्रैकेट, अगर आप कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हो इसके बाद आपको रिटर्न करवाने के लिए रिटर्न लिखना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा रहे, आपने राउंड ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब इसके बाद जो भी चीज़ लिखी है वो रिटर्न हो रही है बाय डिफॉल्ट। सही है। अगर मैं सेव करूँगा देखिए कोई फ़र्क नहीं आएगा कोड में। अब आते हैं लोडर के ऊपर। भाई लोडर के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्टेट लेता है, कॉन्स्ट स्टेट का रखते हैं भाई इस लोडिंग कॉमा सेट इस लोडिंग। क्या इनिशियली लोडर दिखाना है, मुझे दिखाना है क्योंकि डेटा तो इनिशियली नहीं आएगा, तो मैंने क्या कर दिया इसको ट्रू। एपीआई कॉल हुई लोडर, अच्छा लोडर रुकवाना कब है, जब डेटा आ जाए। डेटा कहाँ आ रहा है, इस जगह पे डेटा आ गया है, यहाँ पे डेटा आ चुका है। तो जैसे ही मैंने डेटा प्रोडक्ट को यानी कि स्टेट रिएक्ट की स्टेट में डेटा डाला, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, सेट इज लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा। और अब मैं यहाँ पे आके एक और लगा, अच्छा यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता, एक और नहीं लगाऊँ, डायरेक्टली यहाँ भी कर सकता हूँ। कैसे? मैं बोलूँगा कि भाई अगर इज लोडिंग, अगर इज लोडिंग फॉल्स है, अगर क्वेश्चन मार्क टर्नरी याद आया, अगर इज लोडिंग फॉल्स है, अगर लोडिंग फॉल्स हुई है, लोडर रुका हुआ है, तो तुम डेटा दिखाओ। अदरवाइज मैं भी फिलहाल के लिए H1 दे देता हूँ यहाँ पे। अब ये मैंने H1 दिए, आप यहाँ पे कोई लोडर भी लगा सकते हैं, कुछ और दिखा दें, इमेज दिखा दें, कुछ भी दिखा दें। चेक करते हैं, देखें रिलोड किया मैंने, लोडिंग देखें। अब इसको आप लोडर में कन्वर्ट कर दें। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम है CSS, आप लोडर्स यहाँ सर्च करेंगे, ये रही CSS लोडर एंड स्पिनर। यहाँ पे आपको हर तरीके का लोडर स्पिनर मिल जाएगा, मल्टीपल टाइप्स के यहाँ लोडर स्पिनर है। कुछ नहीं लगाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिंबल इस पर क्लिक करेंगे, ये सिंबल इसकी HTML है, ये इसकी CSS है। बस इस HTML को उठा के रखें जहाँ लोडर लगाना है, और ये CSS रख दें साथ में, इसकी लोडर लग जाएगा आपका।
सही है भाई, कोई सवाल किसी का यहाँ पे, कोई क्वेश्चन? जहाँ पे वो आपने हेडिंग लिखी है वहाँ पे स्पेल लगा दीजिए। हाँ मैं स्पेन लगा दूँ सिंपल। तो सारा अच्छा इसको तरीका ये होता है कि आप डायरेक्टली स्पेन लगाओ, आप एक कंपोनेंट बनाओ लोडर के नाम से, हाँ। और वहाँ पे आप स्पेन वगैरह जो आपने लगाना है वहाँ सारा काम करो, और फिर वो उसको यहाँ पे उठा के ले आओ। ट्राई करिएगा अपने एंड पे लगाने की, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में लगवा दूँगा, ठीक है? करके रखो। और नेक्स्ट क्लास में छुट्टी ना करें, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको फंक्शनल करेंगे, ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे, और उसी में आपको कॉन्टेक्ट API के ऊपर फिर हम लेकर जाएंगे। आपकी जो क्लासेस है आपको छुट्टी करोगे भाई अपने जिम्मेदारी पे करना, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग, भले रिकॉर्डिंग आप देख लो घर में, लेकिन जो चीज़ें क्लास में आप समझ लोगे वो क्लास में ही समझ पाओगे, रिकॉर्डिंग में नहीं समझ सकते। कोई सवाल है किसी का तो पूछ ले, फिर हम एंड करते हैं। बाकी तो इसके अंदर फिर वो भी करवाएंगे, प्लस माइनस वाले भी करवाएंगे इसके अंदर। क्वांटिटी हाँ हाँ पैसे ऐसे जो बढ़ा होता है पिछले बार रह गया था वाला टॉपिक। हाँ करवा देंगे। सर मेरा यूज स्टेट पे से सवाल